वेलकम टू यूनिट 8। 8वां अध्याय करेंगे हम आज। ठीक है, और ये आपका है प्रीलिम्स कंसाइज नोट 2.0 लेगिस्लेशन एंड इलेक्टोरल पॉलिसी भाग 4। ठीक है, भाग 3 हमने ऊपर किया है, ये भाग 4 है। ठीक है, इसमें संसदीय प्रक्रियाएं, संसदीय समितियां और विधायी प्रक्रिया ये पढ़ेंगे। ठीक है, संसदीय प्रक्रियाएं और संसदीय समितियां, विधायी प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया में सबसे पहले पढ़ते हैं विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया क्या है? ठीक है, सभी विधायकों विधायी प्रस्तावों को संसद के समक्ष विधेयकों बिल्स के रूप में लाया जाना आवश्यक है। ठीक, बिल्स के रूप में लाया जाना आवश्यक है। विधेयक कानून का एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट होता है। ठीक है, और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसे संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन, क्या दोनों सदनों का अनुमोदन और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त ना हो जाए। और संघ की विधायी शक्ति, साधारण विधायी शक्ति होती है संघ और समवर्ती सूची। क्या संवैधानिक शक्ति होती है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन। ठीक है, और राज्यों की विधायी शक्ति, साधारण विधायी शक्ति और राज्य और समवर्ती सूची से रिलेटेड। ठीक है, तो ये होती है। और ये पासेज ऑफ बिल कैसे पास होता है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदनों में पेश हो सकता है। ठीक है, बिल। फिर रिव्यूज टू स्टैंडिंग कमेटी, सॉरी रेफर टू, फिर जो पास होने के बाद रेफर किया जाता है किसको? स्टैंडिंग कमेटी होती है, समितियां होती हैं उनको। ठीक है, और फिर होता है टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग। ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी समिति होती है उसके पास भेजा जाता है। यहाँ जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं? बिल को गहराई से देखते हैं। ठीक है, उसमें सुधार क्या करना है वो सजेशन देते हैं। ठीक है, फिर तो एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं पर बिल को है जो बेहतर बनाया जाता है, मतलब कार्यान्वयन योग्य। ठीक है, उसके बाद टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग। अब संसद में है जो बिल पर चर्चा होती है, उसके बाद क्या होती है? संसद में बिल पर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, और जो सांसद होते हैं वो अपने अपने विचार है जो इस पर रखते हैं, और इसके जो फायदे और नुकसान होते हैं वो इसमें बताए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? क्लोज्ड बाई क्लाउज डिस्कशन एंड अमेंडमेंट वोटेड, यानी कि बिल के हर हिस्से, हर क्लाउज पर है जो अलग अलग चर्चा होती है। ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन भी किए जाते हैं, यानी उसमें लाइन दर लाइन है जो सुधार किया जाता है एक तरीके से, इस स्टेप पे गए तो। ठीक है, उसके बाद वोट ऑन द बिल, उसके बाद वोटिंग होती है, बिल पर मतदान होता है। अगर बहुमत उस बिल को मेजोरिटी मिल गई तो बिल पास, नहीं मिली तो बिल है जो वहीं पे गिर जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद मान लो बिल पास हो गया तो उसके बाद होता है जो प्रोसेस है रिपीटेड इन अदर हाउस, मतलब इसी प्रकार से ये दूसरे हाउस में भी ऐसी ही प्रक्रिया होती है। ठीक है, दूसरे हाउस में भी बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति, उसके पास आता है, फिर उस चर्चा और मतदान होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसके बाद दोनों सदनों से पास होने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए जाता है, इनके राष्ट्रपति की जो अनुमति होती है उसी राष्ट्रपति की असेंट है ना, मंजूरी के लिए जाता है। राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देते हैं तो बिल है जो कानून बन जाता है। फिर क्या होता है? सरकार इसे गजट, जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित करती है, गजट नोटिफिकेशन में। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कानून है जो ऑफिशियल लागू हो गया और जनता को इसकी जानकारी दी जाती है गजट नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, एंड देन होता है रूल्स फ्रेम्ड होता है। रूल फ्रेम्स मतलब आखिर में इस कानून को लागू करने के लिए सरकार क्या बनाती है? रूल्स बनाती है, नियम बनाती है। भाई जो बिल पास हुआ वो आप कैसे लागू करोगे? उस लागू करने के लिए आपको रूल बनाने पड़ेंगे। तो जो उसके बाद सबसे लास्ट में रूल फ्रेम किए जाते हैं, सरकार नियम बनाती है ताकि कानून को प्रैक्टिकली काम कर सके, ताकि कानून है वो प्रैक्टिकली काम कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? बिल पेश होता है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जांच करती है, उसके बाद चर्चा और होता है, संशोधन होता है, फिर वोट होता है, दूसरे सदन में वही प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी, फिर नियम बनते हैं, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब ये वहीं पे सेम है, देखो। ठीक है, पेश किया गया, फिर स्टीयरिंग समिति, फिर विचार और पारित दिलाया गया, खंडवार चर्चा हुई। ठीक है, विधेयक पर मतदान हुआ, उसके बाद दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया, फिर राष्ट्रपति की सहमति, फिर राजपत्र अधिसूचना जनता को बताया जाता है, फिर नियम बनाए जाते हैं फाइनल कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ठीक है, तो स्टेज कितने होते हैं? स्टेज देखते हैं ये 3 रीडिंग होती है, 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है, उसमें क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में ओनली इंट्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, स्टॉप हो गया था अपने आप।
तो जो फर्स्ट स्टेज मतलब स्टेज होते हैं उनमें इसमें फर्स्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है बिल का, मतलब इसमें बताया जाता है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें कोई भी चर्चा नहीं होती, ध्यान रखना, जो फर्स्ट रीडिंग उसमें कोई चर्चा नहीं होती, बस बिल को पेश किया जाता है, यानी कि बताया जाता है कि बिल क्या है, मतलब कि बिल आया, बस इतनी जानकारी दी जाती है, ठीक है। फिर इसके जो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके रेफरेंस के लिए भेजा जाता है, ठीक है, कमेटी के पास भेजा जाता है। इस तरह समितियाँ होती हैं, यहाँ पे जो इस पे एक्सपर्ट है वो बिल को डिटेल में देखते हैं, गहराई से देखते हैं, फिर सुधार देते हैं, सजेशन देते हैं, ठीक है। और हो सकता है मतलब ये जो स्टेप है कभी कभी स्किप भी हो सकता है, मतलब जैसे सरकार ने कोई बिल पेश किया, उसमें कोई कमियां वगैरह नहीं है, सरकार को लगता है कि इसमें क्या सुधार है, कोई सुधार की गुंजाइश भी नहीं है, सुधार अ, होना आवश्यक भी नहीं है, तो क्या करती है, सीधे सीधे सेकंड रीडिंग में भेज देती है, ठीक है। लेकिन ये महत्वपूर्ण होता है, इसमें ही मतलब पूरे डिटेल से गहराई से देखा जाता है, ठीक है, उस बिल के परिणाम क्या होंगे, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, एवरीथिंग। उसके बाद सेकंड रीडिंग होता है, सेकंड जो मतलब द्वितीय वाचन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसमें ना दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसमें डिस्कशन होता है, यानी बिल पर पूरी चर्चा होती है, जनरल डिस्कशन होता है, सामान्य डिस्कशन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे भाग में क्लाउज बाय क्लाउज अमेंडमेंट होती है, ठीक है, क्लाउज बाय क्लाउज यानी कि खंडवार है जो चर्चा होती है, ठीक है, और संशोधन भी किए जाते हैं, मतलब जो बिल को जो आकार मिलता है, शेप मिलता है, वो यही मिलता है सेकंड वाचन में, ठीक है। इसके बाद थर्ड थर्ड रीडिंग यानी कि थर्ड वाचन आता है, तृतीय वाचन। इसमें क्या होता है, इसमें फिर देखो सेकंड रीडिंग हो गया, सेकंड रीडिंग के बाद तुरंत वोटिंग होती है, ध्यान रखना, सेकंड रीडिंग के बाद क्या होती है, चर्चा हो गई, अमेंडमेंट भी हो गया, उसके बाद वोटिंग होती है, ठीक है, वोटिंग होती है, मतलब वोटिंग में अगर मेजोरिटी मिल गई तो बिल आगे बढ़ेगा, और नहीं मिली तो बिल यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो बिल को मतलब वोटिंग में मतलब मेजोरिटी नहीं मिली तो खत्म हो गया, और मान लो वोटिंग में मेजोरिटी मिल गई, ठीक है, बहुमत है जो मिल गया, जो जरूरी बहुमत होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये थर्ड वाचन में जाता है, ठीक है, थर्ड वाचन, तीसरा जो वाचन है थर्ड रीडिंग उसमें जाता है, और जो फाइनल है, जो फाइनल फॉर्म में बिल है, जो इस पे चर्चा होती है फाइनल, ठीक है, और इसमें बहुत कम चर्चा होती है, क्योंकि जो ज़्यादातर चर्चा है वो सेकंड रीडिंग में हो चुकी होती है ठीक है। और फिर है जो फाइनल वोटिंग होती है, ध्यान रखना, इसमें फाइनल वोटिंग होती है फिर, ठीक है। और अगर पास हो गया तो अगले स्टेज पे जाता है, अगले स्टेज में स्टेज सेकंड, मतलब उसी जो दूसरा सदन है उसमें भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, उसमें भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के असेंट के लिए यानी कि मंजूरी के लिए जाता है, और फिर बन जाता है कानून, ठीक है। उसमें भी यही है, प्रथम वाचन में पुनः स्थापन, संसदीय समिति प्रश्न, ठीक है, फिर चर्चाएं होती, संशोधन होता है, फिर क्या होता है, फिर तृतीय वाचन में सॉरी संशोधन के बाद होता है मतदान होता है, फिर तृतीय वाचन में जाता है, पास हो जाता है, तो तृतीय वाचन में फिर जो दूसरे सदन में भी ऐसा ही दोहराया जाता है, फिर राष्ट्रपति के असेंट के लिए जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, अब देखते हैं एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक है। यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करता है तो इसे प्रथम सदन द्वारा पुनः पारित किया जाना आवश्यक है। यदि दोनों सदन सहमत नहीं होते हैं तो होते हैं या 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो, और राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, राज्यों के लिए लागू नहीं, ध्यान रखना, राज्यों के लिए लागू नहीं, क्योंकि विधानसभा को सर्वोच्च शक्तियां हैं विधान परिषद की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। और यदि बैठक बुलाई जाती है तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, स्पीकर करता है, और स्पीकर नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है, या किसी और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो चुने गए किसी भी सदस्य द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति विधेयक वापस करते हैं यदि विधेयक फिर से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति मान लो वापस भेज दिया और विधेयक फिर से पारित हो जाता है, और राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी जरूरी है, मस्ट है, ठीक है, अनिवार्य है। तो ये देख लिया। उसके बाद मनी बेस्ड धन विधेयक देखते हैं। ये जो धन विधेयक होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ध्यान रखना, जो मनी बिल है वो ओनली लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और मनी बिल किस में है आपका, ये मनी बिल है आपका 110 में, ठीक है, 110 में है, ठीक, और ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
और राज्यसभा ऐसे विधेयकों में केवल बदलावों की सिफारिश कर सकती है और उसे 14 दिनों के भीतर ऐसे विधेयकों को पारित करना आवश्यक होता है। अगर संशोधन जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा माने या ना माने, उसके विवेक पर निर्भर करता है लोकसभा पर, ठीक। और यदि संशोधन भी नहीं किया जाता तो विधेयक को पारित मान लिया जाता है, ठीक है। विधेयक को अपने आप स्वतः पारित मान लिया जाता है राज्यसभा से, ठीक है। और लोकसभा द्वारा धन विधेयक का अस्वीकार होना सरकार में अविश्वास का संकेत माना जाता है, और लेकिन इस्तीफा अनिवार्य नहीं होता। ध्यान रखना, अगर धन विधेयक जो मनी बिल्स है वो पास नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है। ये एक संकेत माना जाता है, यानी कि विपक्ष को को समझ आ जाता है कि केंद्र सरकार के पास मेजोरिटी बहुमत तो नहीं है, और वो उसका सहारा लेके क्या करती है, उसका सहारा लेके अविश्वास प्रस्ताव लाती है, और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही ऑफिशियली आधिकारिक रूप से सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको संविधान संशोधन विधेयक। ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्यता जितनी भी मेंबरशिप है कुल, उसका साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सांसदों का कितना, टू थर्ड जो मेजोरिटी थी वो आवश्यक होती है। और कुछ विधेयकों को कुछ विधेयक होते हैं उसमें देश की आधी राज्य विधानसभा द्वारा अनुसमर्थित रेटिफाइड किए जाने की आवश्यकता होती है, तो आगे हमने देखा था, ठीक है, मेजोरिटी वाले सेक्शन में ये विस्तार से देखा था, ठीक। और उसके बाद प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग का अर्थ है कि विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव, जिसके पारित होने पर विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, या ऐसे विधेयक का प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन जो पहले ही राजपत्र गजट में प्रकाशित हो चुका है, अथवा उस विधेयक को सदन के मेज पर रखा जाता है, जैसे कि दूसरे सदन द्वारा पारित किया गया हो जहां से वो प्रारंभ हुआ था। उसके बाद सेकेंड रीडिंग होती है, द्वितीय वाचन होता है। ये 2 चरणों में होता है। फर्स्ट स्टेज में जो प्रथम चरण होता है, इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड चरण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में इसके सेकंड रीडिंग के विधेयकों के सिद्धांतों और प्रावधानों पर सामान्य चर्चा होती है, इनकी जनरल डिस्कशन होती है। क्या होती है, जनरल डिस्कशन होती है। लेकिन निम्नलिखित में से किसी प्रस्ताव पर कि इसे विचारार्थ किया जाए कि इसे लोकसभा की चयन समिति सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, ठीक है, और या कि इसे राज्यसभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति जॉइंट कमेटी को भेजा जाए कि इसे जनमत प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रसारित किया जाए। और द्वितीय चरण जो सेकंड स्टेज में विधेयक के प्रत्येक उपबंध क्लाउज पर क्रमवार विचार किया जाता है, जैसा कि वह प्रस्तुत किया गया हो, या चयन समिति अथवा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्टेड किया गया हो, जैसा भी मामला हो, ठीक है। तृतीय वाचन होता है, थर्ड रीडिंग। उस प्रस्ताव पर चर्चा को संदर्भित करता है कि विधेयक या संशोधित विधेयक पारित किया जाए, ठीक है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया देखते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा, ऐसे मामलों में जहाँ किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रायोजित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, और संबंधित सदस्य के लिए यह विकल्प खुला है कि वह ऐसी सिफारिश के लिए सीधे राष्ट्रपति को आवेदन करे या सदन के सचिवालय के माध्यम से आवेदन करे। अब तक केवल 14 गैर सरकारी सदस्यों विधेयक जो प्राइवेट मेंबरशिप बिल कानून के रूप में पारित हुए, कितने, 14, ठीक है। और अंतिम ऐसा विधेयक है वो 50 से अधिक वर्ष पहले पारित हुआ था, यानी जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो दंडिक अपीलीय अधिकारिता का विस्तार अधिनियम 1970 ये था, ठीक है, जो 50 वर्ष पहले हुआ था प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में, ठीक है। विधेयक का प्रकार, इसके साधारण है, दंड विधेयक अनुच्छेद 110 ये सब, और घटक क्या आएंगे, सदस्य, ठीक है, कौन पेश कर सकता है, ठीक है, पूर्व सिफारिश होती है कि नहीं होती है, ठीक है, ये। उसके बाद सदन की प्राथमिकता, मतलब किस सदन में पहले पेश किया जाएगा। उसके बाद मेजोरिटी, बहुमत, ठीक है, कैसे बहुमत की आवश्यकता होती है, बहुमत का प्रकार। उसके बाद संयुक्त बैठक होती है कि नहीं होती, फिर राष्ट्रपति की सहमति होती है कि नहीं होती, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। जो साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक में सामग्री जैसे कि गैर वित्तीय परिवर्तन होता है, कोई भी गैर वित्तीय परिवर्तन नहीं, गैर वित्तीय परिवर्तन होते हैं साधारण विधेयक में। क्या होता है, गैर वित्तीय परिवर्तन होते हैं, ठीक है। उसके बाद सदस्य, कोई भी सदस्य जो पेश कर सकता है, कोई भी सदस्य, साधारण विधेयक कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। ध्यान रखना, जो साधारण विधेयक होते हैं उसमें गैर वित्तीय परिवर्तन वाले होते हैं, और वो ऐसे विधेयक कोई भी सदस्य, संसद का प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर सकता है, मंत्री भी पेश कर सकता है, कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी पेश कर सकता है सदस्य, ठीक है। और पूर्व सिफारिश, इसमें कोई भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, और सदन की भी कोई यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है कि भाई आपको लोकसभा में पेश करना है कि राज्यसभा में पेश करना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, राज्यसभा में भी पेश कर सकते हो और लोकसभा में भी पेश कर सकते हो। और बहुमत का प्रकार, इसमें जो ऑब्वियस बात है कि साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होगी, ठीक है। साधारण बहुमत
की आवश्यकता होगी। और इसमें अगर दोनों में, क्योंकि दोनों को एक समान शक्तियाँ प्राप्त है, किसी को किसी के ऊपर जो एज हासिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर मतलब एक सदन से जो रिजेक्ट हो जाए तो संयुक्त बैठक ऑब्वियस सी बात है कि जरूरी हो जाती है। तो इसमें संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, जॉइंट मीटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति, ठीक है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति की सहमति। देखना, राष्ट्रपति की सहमति, इसमें राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, हाँ कर सकता है, ना कर सकता है और वापस ले सकता है। ध्यान रखना, साधारण विधेयक होते हैं उसमें राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, यस, नो या रिटर्न कर दो, यस, नो या रिटर्न, ठीक है। अब धन विधेयक देखते हैं, ये आर्टिकल 110 में है और केवल कर संशोधित यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI और आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और सरकारी वित्त सुपोषण, सरकारी वित्त पोषण, ऋण या इसी संबंधित प्रासंगिक जो मामले होते हैं वो धन विधेयक में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ धन विधेयक में आती है। इसमें इसे केवल कोई मंत्री ही पेश कर सकता है। ध्यान रखना, कोई भी सरकार का मंत्री ही पेश कर सकता है, कोई भी सदस्य नहीं पेश कर सकता। धन विधेयक, ध्यान रखना, धन विधेयक में कोई भी सदस्य आए उठ के पेश नहीं कर सकता, उसको मंत्री की आवश्यकता होती है, केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। धन विधेयक 110 को केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। और पूर्व सिफारिश बिल्कुल जरूरी होती है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है, ठीक है। इसमें सदन की प्राथमिकता केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, ठीक है, पहले लोकसभा में होगा उसके बाद राज्यसभा में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें धन विधेयक में लोकसभा को एज हासिल है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, राज्यसभा के ऊपर, यानी कि ज्यादा शक्तियां हैं लोकसभा के पास रेदर देन राज्यसभा, ठीक है। और ये बहुमत, ध्यान रखना, ये धन विधेयक में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसा, साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत। और संयुक्त बैठक इसमें नहीं होती। संयुक्त बैठक इसलिए नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा को इतनी पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट करते, और रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं कर सकते राज्यसभा, तो जॉइंट मीटिंग का मतलब क्या हुआ, तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास कितने ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। क्यों 2 ऑप्शन क्यों होते हैं, तीसरा ऑप्शन वापस करने का क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जो पूर्व सिफारिश है, प्रायर रिकमेंडेशन है, वो राष्ट्रपति से ली जाती है। यानी कि कोई चीज़ राष्ट्रपति से पूछ के ली गई, यानी कि राष्ट्रपति ने पहले अनुमति दे दी है, पेश करने से पहले, लोकसभा में पेश करने से पहले अनुमति दी है, तो वापस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई अगर आपको वापस ही करना था तो आपने पहले अनुमति क्यों दी, ठीक है, आपने पहले अनुमति क्यों दी, ठीक है। वो बिल आपके पास भी तो आया था, आपने भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रपति के पास वापस करने का ऑप्शन नहीं होता है धन विधेयक में, सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, हाँ या नहीं। अगर मान लो नहीं करता है तो नहीं करता है, तो वापस फिर से पास होके जाता है, तो उसको राष्ट्रपति को अनुमति देनी अनिवार्य हो जाती है, मस्ट, ठीक है। उसके बाद वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक फर्स्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, जो आपका ये आर्टिकल 117 वन में है, क्या है, 117 वन में है। जबकि वित्त विधेयक 2 है वो किसमें, 117 3 में, 117 सब क्लाउज 3 में, और ये 117 सब क्लाउज 1 में, ठीक है। तो इतना याद रखा। इसमें क्या होता है, ये साधारण प्लस धन विधेयक, साधारण प्लस धन विधेयक, यानी कि साधारण की तुलना में धन संबंधी विषय अधिक होते हैं। धन संबंधी विधेयक मतलब इसमें साधारण कानून का भी प्रोविजंस होता है और धन विधेयक के मामले भी इसमें शामिल होते हैं, धन विधेयक के मामले भी शामिल होते हैं। तो इसमें जो ये वित्त विधेयक आपका फर्स्ट होता है, कौन सा होता है, वित्त विधेयक फर्स्ट होता है, जो कि आर्टिकल 117 सब क्लाउज 1 में होता है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, और इसमें जो वित्त विधेयक फर्स्ट होते हैं, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है, बिल्कुल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश होती है, वित्त विधेयक 1 में भी होती है, और वित्त विधेयक 2 होता है, उसमें भी राष्ट्रपति की सिफारिश प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है, ठीक है। और जो ये वित्त विधेयक 1 होता है, फर्स्ट होता है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, मतलब पहली बार, फर्स्ट बार जो पेश होगा वो ओनली लोकसभा में होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, इसमें बराबर शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा को भी बराबर है और राज्यसभा को भी बराबर है, दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त है, किसमें, वित्त विधेयक 1 में। और जो वित्त विधेयक 2 होता है वो, इसमें ऐसा कोई नहीं है, मतलब, ठीक है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जो वित्त विधेयक 2 है वो राज्यसभा में भी पेश कर सकते हो, लोकसभा में भी पेश कर सकते हो, ऐसी कोई पहले जो कहाँ पेश होगा ऐसी कोई बाध्यता इसमें है नहीं एक्चुअली में, ठीक है, ऐसी कोई बाध्यता इसमें है नहीं वित्त विधेयक 2 में। लेकिन वित्त विधेयक 1 में जरूर है, वित्त विधेयक 1 ओनली लोकसभा में पेश होगा। धन विधेयक भी 110 में वो भी लोकसभा में पेश होगा पहले। और ये जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक 2 प्रकार के हैं, ये भी साधारण विधेयक, दोनों साधारण विधेयक से हो गए। धन विधेयक भी साधारण विधेयक, साधारण बहुमत से पास होंगे। कैसे होंगे, साधारण बहुमत से, बहुमत कैसा, साधारण, दोनों में साधारण, ठीक है। और संयुक्त बैठक बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि
वित्त विधेयक जो दोनों हैं, वित्त विधेयक आपके वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2, इस दोनों में दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। तो अब इस बात है कि रिजेक्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट करेंगे तो उसमें संयुक्त बैठक जरूरी हो जाती है। तो दोनों में भी संयुक्त बैठक जरूरी होती है। और राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं, रिटर्न, यानी कि यस, नो, रिटर्न, यानी कि वापस कर दे। ठीक है, और इसमें भी वित्त विधेयक 2 में भी दोनों होते हैं, दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। लेकिन धन विधेयक भी ध्यान रखना, धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकती। ठीक है, धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकते राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन जो कि 368 में है, उसका क्या है, इसमें इस अनुच्छेद के तहत संशोधन की जाती है, अमेंडमेंट किए जाते हैं, और इसे कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई मंत्री पेश करेगा या सरकारी सदस्य पेश करेगा, सर, नहीं, मतलब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, कोई भी पेश कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति मतलब जो मंत्री नहीं है वो भी पेश कर सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन कोई भी सदस्य पेश कर सकता है संसद का। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति की, ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की कोई प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इसमें वो भी बाध्यता नहीं है कि किस सदन में सबसे पहले पेश होगा और किसमें बाद में होगा, ऐसी कोई बाध्यता इसमें नहीं है। लोकसभा में भी पेश कर दो, राज्यसभा में भी पेश कर दो। ठीक है, इसमें बराबर है। ठीक है, और इसमें जो 368 में 3 प्रकार के जो बहुमत होते हैं, एक तो साधारण विधेयक साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत 1 और विशेष बहुमत 2 और विशेष बहुमत 3। ठीक है, तो जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक का मतलब होता है कि साधारण बहुमत का मतलब होता है कि एक मतलब 50% वोट +1, यानी कि 50% से एक ज़्यादा। ठीक है, मतलब सिंपल मेजोरिटी। और विशेष बहुमत 2 का मतलब ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये साधारण विधेयक संशोधन नहीं कहे जाते हैं, लेकिन ये संविधान में बदलाव जरूर करते हैं। तो जैसे मतलब नए राज्य बनाना है, राज्यों की सीमा बदलना है। ठीक है, राज्यों की सीमा बदलना है, राज्य का नाम बदलना है, और संसद की सीटों का पुनर्विन्यास करना, लिमिटेशन करना है, और नागरिकता से जुड़े कुछ बदलाव है। ठीक है, जैसे कि तेलंगाना राज्य बना 2014 में, ये साधारण बहुमत से हुआ था। ठीक है, साधारण बहुमत से हुआ था। तो ये साधारण बहुमत में ये चीज़ें आती है। कौन कौन सी, नए राज्य बनाना है। ठीक है, नए राज्य बनाना है, न्यू स्टेट बनाना है। ठीक है, राज्य की सीमा में जो राज्य की बॉर्डर है, स्टेट की बॉर्डर है, राज्य की बॉर्डर, उसमें बदलाव करना है। ठीक है, और स्टेट का नाम बदलना है, और डिलिमिटेशन करना है। ठीक है, और नागरिकता से जो सिटीजनशिप है उससे जुड़े कुछ मुद्दे हैं। ठीक है, तो इसमें बदलाव करने के लिए आपको संविधान संशोधन में साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। क्या, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो किसमें ये साधारण, अब विशेष बहुमत देखते हैं। विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, इसमें क्या होता है, देखो, इसमें 2 शर्तें होती हैं, यानी कि इसमें जो विशेष बहुमत 2 है उसमें 2 शर्तें होती है। कौन कौन सी, एक होती है 50% से ज़्यादा, यानी कि साधारण बहुमत वाला। ठीक है, 50% +1, और एक और चीज़ होती है, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है, तो ये विशेष बहुमत 2 होता है। ठीक है, उसके बाद विशेष बहुमत 3 क्या होता है, इसमें देखो, ये विशेष बहुमत 2 है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है वो थोड़े देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपका मौलिक, ठीक है, फंडामेंटल राइट में अगर आपको कुछ बदलाव करना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में कुछ बदलाव करना है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें अगर इंद्रिय निर्देश तत्व में बदलाव करना है, डीपीएसपी में कुछ बदलाव करना है। ठीक है, और केंद्र और राज्यों की शक्तियाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर को छूती है, प्रभावित करती है, इफेक्टिव करती है, तो उसमें करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो वो सब विशेष बहुमत 2 से किए गए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विशेष बहुमत 3 क्या होता है। विशेष बहुमत 3, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3, इसमें क्या होता है, ये सबसे टफ होता है। मतलब जो अगर इसमें जो स्पेशल मेजोरिटी है 2, वो, और प्लस उसके साथ एक और शर्त जुड़ जाती है, 3 शर्तें होती हैं। 2 तो ये वाली, और तीसरी इसमें होती है कि कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी,
कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी, कितने, कम से कम 50%, आधे से अधिक राज्यों, आधे राज्यों की मंजूरी इसमें जरूरी होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जो चीज़ें फेडरल स्ट्रक्चर जैसे कि केंद्र राज्य संबंध को छूती है तो वो इसमें आएगी। जैसे कि ऊपर मैंने देखा है ना, ये मतलब जो केंद्र और केंद्र राज्य की शक्तियों को, स्ट्रक्चर को नहीं छूती शक्तियाँ। तो सॉरी, मैंने मतलब वो नहीं पढ़ा था, नई शब्द है जो भूल गया था। तो जो विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी टू होती है, उसमें जो शक्तियाँ राज्य के फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं छूती है, उसको इफेक्ट नहीं करती है, तो वो विशेष बहुमत 2 में आएगी, ठीक है। और जो करती है, जो विशेष बहुमत 3 में आएगी, जो करती है वो किस में आएगी, विशेष बहुमत 3 में आएगी, जो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें आएगी, देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें कुछ बदलाव करना है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे के संबंधित कुछ बदलाव करना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को है जो से रिलेटेड या कम करने से रिलेटेड कुछ है तो, और राज्यों का जो संसद में प्रतिनिधित्व है, यानी कि मतलब राज्यसभा में कुछ अनुसूची 4 में कुछ बदलाव करना है, ठीक है। तो वो इसमें आएगा, ठीक है। और जो 7 शेड्यूल है आपका यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें मतलब जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो भी वो विशेष बहुमत 3 के जरिए होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो संशोधन 101 है जीएसटी वाला, ठीक है, 2016 में आया था, तो उसमें वो जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों की मंजूरी ली गई थी, तो वो भी इसमें विशेष बहुमत 3 में आया, क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये, और इसमें देखो ध्यान रखना, जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए, असेंट के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति उसको वापस नहीं भेज सकता, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ओनली एंड ओनली एक ही ऑप्शन होता है, यस करे, अनुमति दे। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं कर सकता, ठीक है। और ये आपका कब किया गया था, प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास होके जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य है, वो वापस नहीं लौटा सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ हाँ कर सकता है, यस कर सकता है, एक ही ऑप्शन होता है। उसके बाद देखते हैं अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक, ठीक है। तो अब ये जो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब जो संसद है वो सत्र में नहीं होती है, संसद सत्र में नहीं चल रही होती है, तो उस समय अगर कोई कानून बनाना जरूरी हो तो कैसे बनाएगी, ठीक है। भाई कानून बनाने के लिए तो संसद का सत्र में होना जरूरी है, कानून पेश करना, बिल पेश मतलब जो बिल होता है वो पेश करना होता है संसद में, सारी प्रक्रिया दोहरानी होती है, ठीक है, करनी होती है। तो अगर संसद सत्र में नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो क्या करता है राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है, 123 के अंतर्गत आर्टिकल ये अध्यादेश जारी करता है। तो अब अध्यादेश का मतलब फिक्स होता है, अगर मतलब जो मान लो अध्यादेश जारी किया, ठीक है, फिर ये जो संसद है वो सत्र में आ गई, सदन की कार्यवाही है वो शुरू हो गई, ठीक है, सत्र शुरू हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपने अध्यादेश के जरिए कानून बनाया था, लॉ बनाया था, या जो भी बिल लाया था, अब वो जो है शुरू होने के 6 सप्ताह तक ही लागू रहेगा, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो कानून बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो अब क्या वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको परमानेंट करने के लिए ध्यान रखना उस अध्यादेश को, क्योंकि देखो अध्यादेश होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, जब संसद सत्र में नहीं होती तब लाया जाता है, यानी कि टेम्परेरी लॉ है, लेकिन उस टेम्परेरी लॉ को आपको परमानेंट करना है, ठीक है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने उस पर मतलब बहुत टाइम लगाया है, मेहनत से लाया, तो आप क्या करोगे, ठीक है, अब उसको वापस परमानेंट बनाओगे। तो परमानेंट बनाने के लिए उस अध्यादेश को प्रतिस्थापन विधेयक लाया जाता है। अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक जब संसद सत्र में शुरू होती है तब लाया जाता है, और वो उसका नाम क्या होता है, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक। मतलब जो वही कानून जो लागू किया गया है अध्यादेश के जरिए उसी को परमानेंट बनाना, यानी कि उसी मतलब वो मतलब ऐसी स्थिति नहीं आए कि वो समाप्त हो जाए। तो 6 सप्ताह के अंदर उसको संसद को उस अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जाता है, ऐसा विधेयक उसमें लाया जाता है, ऑर्डिनेंस, ठीक है। मतलब साधारण भाषा में जो अध्यादेश टेम्परेरी लॉ था उसे विधेयक लाकर जो परमानेंट लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है वो अध्यादेश प्रतिस्थापन कराती है। और इसमें आपके
ध्यान रखना, अगर जो अध्यादेश था वो साधारण विषय से संबंधित था, अध्यादेश साधारण विषय से संबंधित था, तो वो साधारण विधेयक होगा। ठीक है, ठीक है। और अगर पैसे से जुड़ा है, मनी से जुड़ा है, तो वो क्या होगा? धन विधेयक होगा। तो वो क्या होगा? धन विधेयक, या इसमें वित्त विधेयक और धन विधेयक होगा, या वित्त विधेयक भी हो सकता है अगर पैसे से जुड़ा है। मतलब उसमें प्रकार होगा कि मतलब किस टाइप के पैसे से जुड़ा है, क्या विषय से जुड़ा है, तो उसी अनुसार धन और वित्त विधेयक का निर्धारण होगा। यानी टाइप फिक्स नहीं होता है ऑर्डिनेंस पर, ये ऑर्डिनेंस पर डिपेंड करता है, जिसमें वित्त विधेयक 1 भी हो सकता है, वित्त विधेयक 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें कोई भी मतलब लागू नहीं होती ये आपकी जो मतलब प्रायोरिटी कौन सा सदन, मतलब सदन में पेश किया जाएगा, मतलब मतलब कौन पेश करेगा। ठीक है, मतलब मंत्री पेश करेगा या अन्य कोई प्राइवेट मेंबर्स वो पेश करेंगे कानून को, तो ऐसा कुछ इसमें लागू नहीं होता शर्त। ठीक है, और विधेयक के प्रकार पर निर्भर करता है ये, जो आपकी राष्ट्रपति की सिफारिश है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है, वो विधेयक के प्रकार पर डिपेंड करती है, विधेयक के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूर होती है, वित्त विधेयक 1 2 है तो भी जरूरी होती है राष्ट्रपति की, लेकिन साधारण विधेयक है तो उसमें कोई जरूरी नहीं होती। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की कोई पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो विधेयक के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद है कि सदन की प्राथमिकता भी विधेयक के प्रकार पर निर्भर करती है। यानी कि धन विधेयक है तो लोकसभा में पेश होगा, वित्त विधेयक 1 है तो लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, वित्त विधेयक 1 है तो लोकसभा में पेश होगा, और अगर वित्त विधेयक 2 है वो तो किसी में भी पेश हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद बहुमत कैसा आता है? मेजोरिटी। देखो, अध्यादेश के लिए आपको जो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक है उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसे विधेयक की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, यानी कि 50% और 1, 50% प्लस 1, आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आपका है कि संयुक्त बैठक हो सकती है, नहीं हो सकती। जो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, होगी बिल्कुल, क्योंकि जो वित्त विधेयक का प्रकार 2 1 और 2 है, अगर वो राज्यसभा रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक में राज्यसभा अगर वित्त विधेयक 1 और 2 को रिजेक्ट कर देती है तो संयुक्त बैठक बिल्कुल होती है। हाँ, धन विधेयक भी यार नहीं होती होगी, लेकिन इसमें जरूर होती है। ठीक है, इसमें होती है। उसके बाद जो आपका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके पास तीन चीज़ें होती है, मतलब 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो यस करे, नो करे, या वापस करे, या यस करे, नो करे, या वापस। अगर नो करते हैं या वापस कर देते हैं तो उसके पास अगर पास होके वापस आता है फिर से, तो उसको अनुमति देनी, उनको राष्ट्रपति को अनुमति देनी अनिवार्य होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद विशेष विशेष नोट है कि वित्त विधेयक 1 के मामले में भी वित्त विधेयक 1 के मामले में इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, धन विधेयक की तरह। ठीक है, धन विधेयक की तरह। लेकिन पारित करने की प्रक्रिया के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान दोनों सदनों की जो शक्तियां होती है, पावर्स होती है, वो इक्वल होती है, बराबर होती है। ध्यान रखना, दोनों की बराबर होती है। ठीक है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता है। ठीक है, प्रक्रिया जो वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया दोनों में बराबर होती है, लेकिन अगर जो पेश है वो ओनली लोकसभा में किया जा सकता है। ठीक, ये देखा हमने। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन विधेयक प्रक्रिया अनुच्छेद 109 प्लस 110 प्लस 117 द्वारा शासित। ठीक है, तो ये देखा हमने। धन विधेयक प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 द्वारा शासित है। जब अध्यक्ष स्पीकर द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है तो वह राज्यसभा को भेजे जाने या राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले उस पर अपने हस्ताक्षर द्वारा एक प्रमाण पत्र अंकित करते हैं, और यह एक धन विधेयक है। ठीक है, 14 दिनों की अवधि की गणना राज्यसभा सचिवालय में धन विधेयक प्राप्त होने की स्थिति से की जाती है, न कि उस स्थिति से जब इसे राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। धन विधेयक जैसे ही लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है तो उसे राज्यसभा द्वारा प्रेषित कर दिया जाता है, जब तक कि अध्यक्ष ने इसके विपरीत कोई निर्देश न दिया हो। धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। हालांकि जहाँ कोई विधेयक केवल अनुच्छेद 110
भाग 1 के उपखंड ए से एफ में निर्दिष्ट किसी भी मामले के प्रासंगिक इंसिडेंटल मामले से संबंधित है तो वहां उस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को अनुच्छेद 110(1) जी के तहत धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अनुच्छेद 117(1) के साथ पठित अनुच्छेद 110(1) जी के तहत यह विधेयक 30/11/2021 को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में पेश किया गया था। धन विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति जॉइंट कमेटी को नहीं भेजा जा सकता और गैर सरकारी सदस्य जो प्राइवेट मेंबर्स धन विधेयक पेश कर सकते हैं। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो धन विधेयक पेश कर सकते हैं। ये लोकसभा का जो नियम 74 है वो कौन कहता है लोकसभा का नियम 74। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विधायी और वित्तीय प्रक्रिया। देखते हैं विधायी और वित्तीय प्रक्रिया। वित्त विधेयक प्रक्रिया अनुच्छेद 117 द्वारा शासित, अनुच्छेद 117 द्वारा। ठीक, संविधान धन विधेयक और वित्त विधेयकों के बीच अंतर करता है। संविधान का अनुच्छेद 117 उन मामलों को शामिल करता है जहां संसद के समक्ष ऐसे विधेयक लाए जा सकते हैं जिनमें न केवल कराधान के प्रस्ताव उपकर लगाने सहित हो बल्कि अन्य विषय भी हो। इन विधेयकों को अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक नहीं कहा जा सकता। इसलिए अनुच्छेद 117 के तहत मिश्रित या हाइब्रिड प्रकृति का कोई भी विधेयक लाने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि जहां तक संभव हो मिश्रित या हाइब्रिड प्रकृति के विधेयक दुर्लभ होने चाहिए और केवल उन्हीं मामलों में होने चाहिए जहां प्रस्तावित कराधान और उनसे जुड़े अन्य मामले अभिवाज्य हो, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे मामले हैं। और श्रेणी ए के वित्त विधेयक जो कि 117 वन में आते हैं, भाग 117 वन में आते हैं अनुच्छेद में, और वे विधेयक जो किसी उपाय को धन विधेयक बताने के लिए निर्दिष्ट किसी भी मामले का प्रावधान करते हैं, लेकिन उनमें केवल वे ही मामले शामिल नहीं होते। उदाहरण केंद्रीय सड़क नीति संशोधन विधेयक 2006 और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। 1989 से संयुक्त समितियों को भेजा जा सकता है, पहले नहीं भेजा जाता था। ठीक है, और श्रेणी बी के विधेयक आते हैं वो 117 3 में आते हैं, जहां किसी विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वैसे जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकारियों या अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति या किसी संस्थान की स्थापना का प्रावधान करके। ठीक है, उदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड विधेयक 1986, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 1977, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण विधेयक 2007। ठीक है, और इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ध्यान रखना, इसे 117(3) में जो आता है उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि प्रत्येक सदन द्वारा इस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की एक अलग सिफारिश अनिवार्य होती है और जब ऐसी सिफारिश प्राप्त नहीं हो जाती सदन विधेयक को पारित नहीं कर सकता। विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता तब भी होती है जब विधेयक अधिनियमित होने पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यय से जुड़ा हो, एक्सपेंडिचर से जुड़ा हो, खर्चे से जुड़ा हो। ओके, और एक वित्त विधेयक श्रेणी 1 यदि अनियमित होता है, इर्रेगुलर होता है, तो इसमें भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी शामिल हो सकता है। ऐसे मामले में इसे पेश करने और इस पर विचार करने, डिस्कशन करने दोनों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होगी। ठीक है, अगर ये में शामिल है तो, अनियमित है और इर्रेगुलर है तो। उदाहरण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2008 में आया था, वो इसमें शामिल था। ठीक है, संविधान संशोधनों की 3 श्रेणियों प्रावधान करता है। संविधान संशोधनों की 3 श्रेणियों का प्रावधान करता है। वे अनुच्छेद जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किए जाते हैं, वे आर्टिकल आते हैं इसमें जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के लिए खुले हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में नामों में परिवर्तन,
राज्यों में विधान परिषदों का सृजन और उत्साधन एबोलिशन, ठीक है। और राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने की संसद की शक्ति तभी प्रयोग योग्य है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा, ध्यान रखना, संबंधित राज्य की विधानसभा यदि इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करती है, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इस प्रकृति का कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। और जब तक जहां विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है तो विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल को उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर निर्दिष्ट करने हेतु संदर्भित न किया गया हो, जैसा कि संदर्भ में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसी और अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त न हो गई हो, ठीक है। और वे अनुच्छेद जिन्हें उन्हें उनके संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और ये प्रस्ताव कि विधेयक को उस पर जनमत प्राप्त करने के लिए प्रसारित किया जाए या विधेयक को किसी प्रवर या संयुक्त समिति को संदर्भित किया जाए, केवल साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। वे अनुच्छेद जिनके संशोधनों को विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और साथ ही कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित यानी कि रेटिफाइड किया जाना आवश्यक है। राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं है, ध्यान रखना, इसमें राज्यों के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है कि कोई भी विधेयक के पास, मतलब ऐसा विधेयक है वो राज्यों के अनुसमर्थन के लिए रेटिफिकेशन के लिए जाता है तो उनके लिए कोई भी समय का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि इतने समय के अंदर आपको, टाइम लिमिट के अंदर आपको अनुमति देनी है या कुछ रिव्यू देना है, ठीक है, नहीं। और ऐसे विधेयकों में राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों के कमी करनी या इससे संबंधित कोई भी विधेयक है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बदलाव करना है, चेंज करना है, ठीक है। और मतलब जो सूचियाँ है वो, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी कि जो आपका राज्यसभा है उसमें सीटों में कुछ परिवर्तन करना, डिलिमिटेशन करना तो भी वो होगा, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसा कि संविधान में निर्दिष्ट है, यानी कि जो आर्टिकल 368 है, संविधान संशोधन विधेयक में कुछ बदलाव करना है, उस प्रक्रिया में कुछ बदलाव करना है तो वो भी किसमें आएगा, तो वो भी इसमें आएगा, मतलब आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के लिए। ओके, नेक्स्ट, संविधान में ऐसे कई आर्टिकल है, ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो मामलों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन छोड़ देते हैं। साधारण कानून पारित करके संसद वास्तव में संविधान के कुछ प्रावधानों के संचालन को संशोधित या रद्द कर सकती है बिना वास्तव में उसमें संशोधन किए। हालांकि चूंकि ऐसे कानून वास्तव में संविधान के पार्ट और लेटर में कोई बदलाव नहीं करते, इसलिए उन्हें संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जा सकता और न ही उस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संसद अनुच्छेद 11 के तहत अनुच्छेद 5 से 10 में किसी भी बात के होते हुए भी नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 83, 2 और 172 और भाग 1 के परंतु यानी कि प्रोविजोस संसद को आपातकाल की उद्घोषणा के संचालन के दौरान 5 वर्ष की अवधि से आगे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जीवन का विस्तार करने का अधिकार देते हैं। ये 83 भाग 2, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, लोकसभा से, ठीक है। और 172 भाग 1 ये है आपके राज्य विधानसभाओं से संबंधित, स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 171 2, इसमें क्या है, ये 172 था ना, ठीक है। ये 171 में जो 171 और सब क्लास 2 जो प्रावधान ये प्रावधान करता है कि उसी अनुच्छेद के खंड 3 में निर्धारित राज्यों की विधान परिषदों की जो स्ट्रक्चर, जो संरचना है वो केवल तब तक मान्य होगी जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे। संविधान के संशोधनों के प्रयोजनों के लिए कोई अलग संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखना, संविधान संशोधनों के प्रयोजनों के लिए कोई अलग से
संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक शक्ति भी संसद में नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती है वो किसमें, संसद में ही नहीं थे। और इस बात को छोड़कर संसद संविधान की बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर या ढांचे को नहीं बदल सकती है, और संशोधन शक्ति पर कोई अन्य सीमा नहीं लगाई गई है। संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक किसी मंत्री, गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है और सरकारी सदस्य पेश करे, कोई भी पेश कर सकता है, ठीक है। और उत्तरार्ध मामलों में गैर सरकारी सदस्य विधेयक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर लागू होने वाले सामान्य नियमों के अधीन होने के अलावा पेश करने की अनुमति के प्रस्ताव से पहले गैर सरकारी सदस्यों को विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति द्वारा जांचा और अनुशंसित किया जाना होता है, और इसे कार्यसूची, लिस्ट ऑफ बिजनेस में शामिल किया जाता है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित परंपरा है कि मंत्रियों द्वारा लाए गए संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। यानी कि एक अच्छी तरह स्थापित परंपरा है, ये एक ट्रेडिशंस है कि एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस, यानी कि मंत्रियों द्वारा जो लाए गए संविधान संशोधन होते हैं, मंत्रियों द्वारा लाए गए जो संविधान संशोधन करने वाले जो विधेयक होते हैं वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ठीक है। ये ओनली परंपरा है, मतलब कि नियम नहीं है। देखा, उसके बाद हम देखते हैं परंपरा देखते हैं। उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी केंद्रीय बजट के घटक आर्थिक कार्य विभाग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आर्थिक कार्य विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। क्या? केंद्रीय बजट के घटक जो एनुअल बजट है वो, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंट देखेंगे, उसके बाद विवरण देखेंगे, डिटेल्स, कंपोनेंट्स एंड डिटेल्स। वार्षिक वित्तीय विवरण जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट कहते हैं, वो क्या है कि चालू वर्ष, पिछले वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियां जो गवर्नमेंट रिसिप्ट होते हैं और जो एक्सपेंडिचर होते हैं उससे संबंधित है। और व्यय में जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। किसका? भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय, गैर मतदान योग्य, केवल इसमें चर्चा की जाती है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर आधारित जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें ये गैर मतदान योग्य होता है, ठीक है। गैर मतदान, यानी इसमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसमें जो भी भारत व्यय होता है उसमें मतदान नहीं होता है, ठीक है। मतदान नहीं होता है इसमें, केवल क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। इसमें केवल डिस्कशन की जाती है, चर्चा की जाती है, ठीक है। और वेतन, भत्ते, पेंशन, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, सतर्कता जो आयोग है, CVC के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और UPSC के सब, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन आते हैं। किसका? राष्ट्रपति का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, ठीक है, के CAG का, ठीक है, सतर्कता आयोग का, ठीक, और UPSC के आयोग का, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का, तो इनके होते हैं। तो इसके वेतन भत्ते लोकसभा और राज्यसभा की पीठासीन अधिकारी, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनके वेतन भत्ते इस पे पारित होते हैं, ठीक है। ऋण भार, न्यायालय के आदेश का प्रवर्तन, ऋण भार या न्यायालय के आदेश का प्रवर्तन आदि। और दूसरा, भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड है उसे किए गए व्यय मतदान योग्य होते हैं और चर्चा की जाती है। ठीक है, फिर इसी का दूसरा जो प्रकार आता है इसमें, जिसमें मतदान किया जाता है, मतदान योग्य होते हैं और चर्चा भी की जाती है, वो क्या है? इसे राष्ट्रपति इसे सदनों के समक्ष रखवाएंगे, अनुच्छेद 112 में ये कहा गया, ठीक है। ये जो मतदान योग्य होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो भारित व्यय होते हैं, ठीक है, ये इसमें बजट व्यय, एक्सपेंडिचर में विभिन्न मंत्रालयों का व्यय, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों का व्यय आता है, जिसमें इसमें अनुदान मांगे भी शामिल होती है, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं वो भी इसमें शामिल होती है बजट व्यय में, ठीक है। और अनुदान की मांगों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, अनिवार्य है। यानी कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, अनुदान की मांगे होती है, वो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश होती है, वो आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश उसमें जरूरी होती है। और ये बाद में विनियोग विधेयक, यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल्स में समेकित हो जाता है। किसमें? एप्रोप्रिएशन बिल में समेकित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राप्ति, रेसिप्ट, बजट रेसिप्ट में कर और गैर कर स्रोतों से होने वाली जो आय होती है वो शामिल की जाती है। कर और गैर कर, टैक्स और नॉन टैक्स, ठीक है। और वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, ये देश में मौजूदा कर कानूनों में बदलाव एक व्याख्यानात्मक ज्ञापन यानी एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ होता है, ठीक है। रणनीतिक दस्तावेज यानी कि स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, ये राजकोषीय उत्तरदायित्व जो FRBM एक्ट आपका 2003 है उसके तहत
होते हैं और समष्टि आर्थिक रूपरेखा इनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है और राजकोषीय नीति रणनीति मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण आदि इसके स्टेज देखते हैं। जो पहला स्टेज है फर्स्ट पार्ट है इसमें फरवरी में होता है ये, और फरवरी में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वित्त मंत्री होते हैं वो उनके द्वारा संसद में बजट का रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा। कब? फरवरी में। ठीक है, बजट का देख रहे हैं हम। और बजट की जो व्यापक रूपरेखा होती है ओवरव्यू, उस पर एक सामान्य चर्चा, फिर 3 सप्ताह के लिए अवकाश होता है। 3 सप्ताह के लिए अवकाश होता है, रेसेस हो जाती है। ठीक है, पहले एक व्यापक रूपरेखा का सामान्य चर्चा होगी, उसके बाद 3 सप्ताह के लिए गैप रहता है। ठीक है, फिर दूसरा भाग है, इसमें अवकाश के दौरान जो विभागीय संबंधी स्थायी समितियां होती है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है, वो क्या करती है? अनुदान मांगे होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, उसकी जांच करती है डिटेल से, उसकी जांच करती है सेकंड पार्ट में। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा भाग होता है उसमें जो अनुदान मांगे होती है, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, उसमें जो विभागीय डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके द्वारा जांच की जाती है। उसके बाद क्या होता है? इन पर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं इस पर चर्चा होती है। क्या होती है? चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। ठीक है, और चयनित जो सेलेक्टेड डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है उन पर चर्चा और मतदान किया जाता है। चयनित अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाता है, और इनका चयन समिति कार्य मंत्रालय की सिफारिश पर किया जाता है, जो मंत्रालयों की कार्यसूची तक पहुंचने के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करता है, और आवंटित समय को अध्यक्ष स्पीकर द्वारा दलों के बीच उनकी संख्या बल के आधार पर विभाजित किया जाता है। और शेष पर है जो गिलोटिन लागू किया जाता है, यानी कि बिना चर्चा के तुरंत है जो पास कर दिया जाता है, यानी कि मतदान कर दिया जाता है। अगर समय का अभाव हो तो गिलोटिन लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, और व्यय को अधिकृत करना, ऑथोराइजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें क्या? प्रस्तावित व्यय को स्वीकृति देने के लिए अनुदान मांगों की एक विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशंस बिल में समेकित किया जाता है। यह सरकार को भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने की अनुमति देता है। ठीक, ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल देता है समय के निधि से। ठीक है, और उसके बाद कर परिवर्तनों को अधिकृत करना, ऑथराइजिंग टैक्स चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है? ये अनुदान मांगों, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद वित्त विधेयक पर विचार किया जाता है और उसे पारित किया जाता है। बजट प्रस्तावों के कार्यान्वयन की अनुमति देने के लिए लोकसभा को विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों पर चर्चा और उन्हें पारित करना आवश्यक है। राज्यसभा की भूमिका सिफारिशी होती है। राज्यसभा की भूमिका होती है, इस पर क्या होती है? सिफारिशी होती है, क्योंकि धन विधेयक होते हैं, तो ओनली सिफारिशी प्रवृत्ति होती है राज्यसभा की। और अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, उस पर चर्चा के दौरान सांसद कटौती प्रस्ताव, कट मोशंस ला सकते हैं। ना, कौन? सांसद कट मोशन ला सकते हैं। कब? डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा होती है उसके दौरान। ठीक है, और ये प्रस्ताव अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू करने और व्यय के अंतर्निहित नीति के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करने का एक तरीका है। यदि कोई कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार से इस्तीफे की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, यह केवल लोकसभा में होता है, न कि राज्यसभा में। ठीक है, नीतिगत कटौती की असहमति, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। इसका उद्देश्य किसी मंत्रालय की मांग को घटाकर ₹1 करना होता है। ये विशिष्ट मांग के अंतर्निहित नीति के प्रति असहमति को दर्शाता है। ₹1 मतलब कर लिया, इसका मतलब कि आपने असहमति जता दी। ठीक है, असहमति को दर्शाता है। और मित व्ययता कटौती, इसका मतलब होता है इकोनॉमी कट, यानी कि इसका उद्देश्य किसी मंत्रालय की मांग को एक विशिष्ट राशि से कम करना है। ठीक है, सांकेतिक कटौती, टोकन कट। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट शिकायत को व्यक्त करने के लिए किसी मंत्रालय की मांग को है जो ₹100 कम करना होता है। ठीक है, यानी कि मतलब ₹100 कम करने से मतलब इससे एक बहाना मिल जाता है कि चर्चा करने का। इसका मेन उद्देश्य होता है कि मतलब कोई शिकायत दर्ज कराओ या कोई एक्स्ट्रा आपको चर्चा करनी है उस पर। ठीक है, तो आप ये लाते हो, टोकन कट लाते हो, सांकेतिक कटौती लाते हो, उसमें ₹100 कम करना होता है मांग। और वर्ष के दौरान मतलब जितनी भी मांग होती है उसमें ₹100 कम कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, और उसके बाद में चर्चा भी हो जाती है जो आपको शिकायत संसद के सामने रखनी है। ठीक है, और वर्ष के दौरान यदि सरकार
मतलब वर्ष के दौरान यदि सरकार को अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसकी गवर्नमेंट को अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो यह क्या करती है, जो अनुदान पूर्वक मांगे होती है यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती है, उसके माध्यम से किया जाता है। इसके माध्यम से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के माध्यम से किया जा सकता है और इन्हें विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल्स के रूप में पारित किया जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को, ठीक है। और चुनावी वर्ष के दौरान जब ये भी अपेक्षित हो कि बजट पारित होने में अधिक समय लगेगा, तब अनुमानित व्यय के एक उपयुक्त अनुपात के लिए लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सरकारी खातों की संरचना, गवर्नमेंट अकाउंट स्ट्रक्चर देखते हैं कौन कौन से अकाउंट होते हैं ठीक है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं समेकित या संचित निधि, ठीक है। यह आर्टिकल 266 में यानी कि 266 में है और संसद के उचित प्राधिकरण के बिना कोई भी राशि नहीं निकाल जा सकती। यहाँ से आप संसद की अनुमति के बिना 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। किससे? समेकित निधि से या संचित निधि से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, जो कि 266 में है। इससे आप 1 रुपया भी संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाल सकते, ठीक है। और दूसरी इसमें बताई गई है आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, ये आर्टिकल 267 में है, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद लेखा अनुदान यानी कि 266 में 266 में क्या है? लेखा अनुदान। अब देखो ये जो पहली समेकित निधि है इसके पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ये CFI है, समेकित निधि है 266 में, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है राजस्व, एक होता है पूंजी, यानी कि आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब रेवेन्यू के भी 2 भाग होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल के भी 2 भाग होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट इसमें कर होता है। कर की बात करी जाए तो जिसमें इनकम टैक्स आता है, ठीक है, मतलब सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स, ठीक है। तो जिसमें क्या आता है? इनकम टैक्स आता है, आपका GST आता है, जो एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, तो ये सारी इसमें आती है, मतलब कर में आते हैं, ठीक है। जैसे किसी आम पर्सन की सैलरी होती है, वैसे ही सरकार की ये मतलब परमानेंट सैलरी है, ओके। दूसरा है गैर कर में मतलब जो टैक्स के अलावा आय होती है सरकार की। जैसे उदाहरण के लिए जो सरकारी कंपनियां होती है, इनका जो प्रॉफिट होता है वो इसमें आता है, ठीक है, नॉन कर में। फिर जो RBI को जो लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है RBI को, ठीक है, करेंसी छापने से मिलता हो या अन्य तरीक़ों से मिलता हो, या फिर जो विदेशी मुद्रा रखी हुई है उस पे जो ब्याज मिलता हो उनको, ठीक है, तो वो सब इसमें RBI का जो डिविडेंड है वो इसमें आएगा, ठीक है। जो फीस, जैसे कि पासपोर्ट है, एग्ज़ाम फीस है, ऐसे अनेकों तरीके थे, तो फीस उसमें आती है। जैसे पेनल्टी है, फाइन है, आपके ऊपर कर जो चालान काटा जाता है, वो सब इसमें आएगा गैर कर में, ठीक है। और दूसरी चीज़ सहायता अनुदान में भी चीज़ें आती है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? इसमें देखो सामान्य सेवाओं का मतलब ये हुआ कि हम सामान्य सेवा के बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देखो चार्ज इसमें लिखा है, चार्ज या बनाएगा। इसका मतलब होता है, देखो जो यहाँ पे 2 तरीके के खर्च होते हैं। एक होता है चार्ज्ड यानी कि गैर मतदान, जिस पे मतदान नहीं होता है। उदाहरण के लिए जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, जजों का वेतन होता है, ठीक है, CAG का वेतन है, CAG है, या कर्ज का ब्याज होता है, वो, ठीक है, चार्ज यानी कि गैर मतदान, इसमें मतदान नहीं होता है, ठीक है। और एक है बनाया गया, ठीक है, यानी कि मतलब मतदान योग्य, बनाया गया यानी कि मतदान योग्य, यानी कि इसमें संसद वोट करती है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि डिमांड फॉर ग्रांट आती है, इसमें बनाया गया इसमें आती है, ठीक है। देखो अब हम समझते हैं कि सामान्य सेवाओं का मतलब क्या होता है। सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सहायता अनुदान, ठीक है। इसमें सामान्य सेवाओं में जो सरकार चलाने का जो खर्च होता है, वो इसमें आता है, ठीक है। जैसे मतलब डिफेंस, रक्षा में है, आपकी पुलिस है, आपका जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जो वेतन जाता है, लोगों अधिकारियों को उनको जो पेंशन जाती है, ठीक है, तो ये सब इसमें आता है, ठीक है, सामान्य सेवा में। उसके बाद सामाजिक सेवाओं की बात की जाए तो इसका मतलब है कि जो जनता की सेवा के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे कि एजुकेशन पर हो गया खर्च, हेल्थ पे हो गया, ड्रिंकिंग वाटर पे हो गया, हाउसिंग पे हो गया, PDS पे हो गया, तो ये सब इसमें आएगा, ठीक है।
सामाजिक सेवाओं में। आर्थिक सेवाओं में मतलब जैसे इकोनॉमी के लिए होता है, मतलब जैसे एग्रीकल्चर पे खर्च हो गया, इंडस्ट्री पे हो गया, ट्रांसपोर्ट पे हो गया, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो गया, तो वो आर्थिक हो गया, ठीक है। सहायता और अनुदान का मतलब होता है जो ग्रांट्स इन एड कंट्रीब्यूशन से आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा तो मतलब सरकार द्वारा किसी को मदद के रूप में पैसा देना, किसी का सरकार द्वारा मदद के रूप में पैसा देना, ठीक है। जैसे कि राज्यों को पैसा देते हैं, जो एनजीओ होते हैं उनको फंड करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान देता है, तो आदि चीज़ें इसमें आती है। तो ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद जो कैपिटल है, कैपिटल इसका देखते हैं। कैपिटल में प्राप्तियाँ और एक्सपेंडिचर दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऋण, कैपिटल में जो रिसिप्ट होती है उसमें ऋण आता है। ऋण का मतलब क्या है, ऋण का मतलब ये हुआ कि जो सरकार है वो उधार लेती है, सरकार जो उधार लेती है वो कैपिटल की प्राप्तियों में आएगा, कैपिटल की रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, ऋण। और दूसरा होता है गैर ऋण। प्राप्तियों में एक तो ऋण होता है और एक गैर ऋण होता है। ऋण में क्या आता है, जैसे मतलब मार्केट लोन है, ठीक है, या फिर जो विदेशों से लोन लिया जाता है तो वो इसमें आएगा, ठीक है। मतलब जो जनता से लोन दिया जाता है, मार्केट से, घरेलू बाजार से लोन लिया जाता है, या बाहर बाहर से पैसा लेती है सरकार विदेशों से, तो वो सब इसमें आएगा ऋण में। गैर ऋण क्या है, गैर ऋण का मतलब होता है कि नॉन लेफ्ट, यानी कि इसमें उधार नहीं होता। जैसे जो PSU डिस इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो विनिवेश होता है, या फिर जो लोन की जो रिकवरी होती है वो गैर ऋण में आती है। इसके बाद देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ, जो देखो चार्ज मतलब मतदान, गैर मतदान योग्य और बनाया गया इसमें मतदान योग्य, तो ये देखा हमने। इसमें जैसे कैपिटल वे में जैसे कि सड़कें बनाना है आपका, ठीक है, रेलवे है, मशीन खरीदना है, भविष्य के लिए कोई एसेट बनाना है, तो ये सारी इसमें आएगी, ठीक है। इसमें भी सामान्य सामाजिक सेवाएं, आर्थिक है, लोक ऋण है, और ऋण और अग्रिम है, अंतर्राज्यीय निपटान है, आकस्मिका निधि से हस्तांतरण है। ध्यान रखना जो आकस्मिका निधि है, आकस्मिकता निधि है उसमें हस्तांतरण उसमें भी आएगा, ठीक है। और जो आर्टिकल 267 इसमें भी यही चीज़ें सेम, ठीक है, इसमें भी ये चीज़ें वे में क्या आएगा, इसमें हम सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवा, ऋण, लोक ऋण, ये सभी आकस्मिका निधि से ऋण का हस्तांतरण। और यहाँ पे देखो आकस्मिकता निधि दी गई है 267 में, यानी कि संसद से अनुमोदन लंबित रहने तक सरकार, संसद से अनुमोदन लंबित रहने तक सरकार द्वारा तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने की सुविधा के लिए राष्ट्रपति के पास रखा गया, ठीक है। और बाद में संसदीय अनुमोदन के बाद समेकित निधि और आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोक लेखा पब्लिक अकाउंट। ये 266 में है, इनकी 266 में सरकार द्वारा विश्वास में रखी गई राशि और लोक लेखा निधियां जो सरकार की नहीं है, और जिन्हें अंततः उन व्यक्तियों और प्राधिकरणों को वापस भुगतान किया जाना है जिन्होंने उन्हें जमा किया है, या उन्हें निकासी के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें से धन निकालने के लिए सरकारी प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। जब समेकित निधि जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, उससे राशि निकाली जाती है और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए लोक लेखा में रखी जाती है, तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसमें जो PF प्रोविजन, जो भविष्य फंड है, लघु बचत संग्रह है, सड़क विकास है, प्राथमिक शिक्षा जैसे विशिष्ट विषयों पर व्यय के लिए अलग रखी गई सरकार की प्राप्तियां, ठीक है। और अन्य आरक्षित जो विशेष निधियां होती है वो भी इसमें होती है, ठीक है। अब देखते हैं सरकारी खातों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। देखो भारत सरकार के खातों को 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 266 में है। विवरण क्या है इसका, विवरण देखते हैं। संसद की उचित अनुमति के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती, ठीक है। इस निधि से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना। राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट, यानी प्राप्तियां रिसिप्ट होती है इसमें, कर, गैर कर, सहायता, अनुदान, टैक्स, नॉन टैक्स एंड ग्रांट इन एड, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सहायता, अनुदान और योगदान, जनरल सर्विस, सोशल, ये सब आता है, ठीक है। और पारित किया गया सार्ज और मेड फॉर्म, यानी बनाया गया मेड फॉर्म बनाया, यानी कि संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस पर जो भारित व्यय है, जैसे कि संवैधानिक पदों को वेतन, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, CAG हो गया, ठीक है, जज हो गए, न्यायाधीश हो, ठीक है। और या फिर संसद द्वारा जो अनुमोदित व्यय होता है वो उसमें आता है, ठीक है। अब पूंजीगत प्राप्तियां देखते हैं, कैपिटल अकाउंट देखते हैं, कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता, इसमें भी प्राप्तियां आती है। रिसिप्ट और वे दोनों होता है। रिसिप्ट में क्या आता है, इसमें ऋण आता है, गैर ऋण, डेप्ट एंड नॉन डेप्ट।
अब जो व्यय होता है एक्सपेंडिचर, इसमें क्या है, यानी भारित किया गया, चार्ज टू इन्वेंट फॉर्म, ये पूंजीगत व्यय जो होता है वो, ठीक है। विवरण लेते हैं, सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, इसमें भी वही आएगी, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट टू कंसिस्टेंसी फंड, ये सबसे। और भारत की आकस्मिकता निधि, ये 267 में है, 267 में है। ये निधि राष्ट्रपति के अधीन रखी गई। जो ये आकस्मिक निधि है वो किसके, राष्ट्रपति के अधीन है। और ताकि संसद की अनुमति मिलने तक सरकार द्वारा तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। और बाद में संसदीय अनुमोदन के बाद संचित निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से राशि निकालकर आकस्मिकता निधि, जो संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे राशि निकाल कर किसमें, आकस्मिकता निधि में, यानी कि कंटिजेंसी फंड को वापस भर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद भारत लोक लेखा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आर्टिकल 266 में है। विवरण देखें तो सरकार द्वारा ट्रस्ट में जो रखा गया धन होता है वो, ठीक है, मतलब विश्वास में और लोगों का। और लोक लेखा समितियां निधियां सरकार की नहीं होती हैं, ये अंततः जमा करने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों को वापस की जानी होती है। और इससे धन निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, पीएसी जो पब्लिक अकाउंट है, लोक लेखा है, उससे धन निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता, अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी, जैसे उदाहरण में भविष्य फंड है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, स्मॉल सेविंग कलेक्शंस। उसके बाद ये जो रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट सेट अपार्ट एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स सच एज द रोड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी एजुकेशन, और अन्य आरक्षित विशेष निधियां जैसे कि अदर रिजर्व एंड स्पेशल फंड्स, ये सभी आती है। अब देखते हैं संसदीय समितियां देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे संसदीय समितियां देखेंगे, ठीक है। संसदीय समितियां में सबसे पहले समिति, उसके बाद प्रकार, फिर संख्या, नामांकन या निर्वाचन, ठीक है, कार्य। सबसे पहले विभाग संबंधी स्थायी समिति, यानी कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है। ये देखो, इसमें सदस्य, ये संयुक्त समिति होती है। ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड समिति होती है वो कैसी होती है, संयुक्त समिति होती है। और इसमें कुल 21 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 तो होते हैं लोकसभा से होते हैं 21, और 10 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं 10, और 21 21, ठीक है, टोटल 31 इसमें DRSC, ठीक। उसके बाद नामांकन निर्वाचन या अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा, इसके द्वारा नामांकन निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा, ठीक है। सदस्यों का नामांकन और निर्वाचन कौन करता है, अध्यक्ष एवं सभापति करते हैं। कार्य क्या है, मंत्रालयों विभागों के अनुसार 24 DRSC ऐसी गठित की है। और 16 की जो अध्यक्षता होता है वो किसके द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा की जाती है, लोकसभा सदस्य द्वारा। और लोकसभा सचिवालय द्वारा सहायता। और 8 की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य द्वारा और राज्यसभा सचिवालय द्वारा सहायता की जाती है। और विधेयकों, वार्षिक प्रतिवेदनों, नीतिगत दस्तावेजों की जांच करना, अनुदान की मांगों की जांच करना, लोक महत्व के मुद्दों की जांच करना, तो ये इनकी कार्य है DRSC, ठीक है। इस 31 सदस्य होते हैं, ये याद रखो। और अध्यक्ष और सभापति निर्वाचन करते हैं। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC, ये क्या होती है, इसमें कुल टोटल होते हैं 22 सदस्य होते हैं। कितने, 22 सदस्य होते हैं। और ये कैसी समिति है, PAC, एक संयुक्त समिति है, ज्वाइंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है। जिसमें से लोकसभा के 15 और 7 राज्यसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से, टोटल कितने हो गए, 22, ठीक है। और इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होती है। ये पूरी जो समिति होती है उसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होती है, ठीक है। इसमें CAG के ऑडिट, जो CAG के कंप्यूटर ऑडिटर जनरल के ऑडिट प्रतिवेदनों की जांच करना, मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। और विभिन्न मंत्रालयों के विनियोग खातों और वित्तीय विवरणों की जांच करना, ठीक है। और ध्यान रखना, इसमें मंत्री है वो कभी सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भी संयुक्त समिति है। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ये लोक लेखा समिति, उसमें जितने मेंबर होते हैं जिस टाइप के होते हैं उस जैसे ही इसमें है, ठीक है। और ये क्या करती है, निर्वाचन नामांकन इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। और सार्वजनिक उपक्रमों जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर CAG के जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के प्रतिवेदनों की जांच करना, रिपोर्ट की जांच करना। और ध्यान रखना, मंत्री सदस्य नहीं हो सकता इसका। और सार्वजनिक उपक्रमों का व्यापक, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और क्षेत्रीय एरियल ऑडिट करना, ठीक है। तो ये है, सार्वजनिक उपक्रम में भी सदस्य नहीं होता, कोई भी सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। और लोक लेखा समिति में भी कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें भी नहीं हो सकता। उसके बाद आती है प्राक्कलन समिति। ये क्या है, ये प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति एक प्रवर समिति है। और इसमें 30 सदस्य होते हैं, कितने, 30 मेंबर्स होते हैं, केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखना, ये केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, लोकसभा द्वारा 30 सदस्य, ठीक है। और लोकसभा द्वारा निर्वाचित, नामांकन ये लोकसभा द्वारा निर्वाचित, और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें प्राक्कलन समिति में।
ठीक है, तो प्राक्कलन समिति देगा। और जो इसका चुनाव होगा, 30 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? और ये लोकसभा के सदस्य है वो स्वयं करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? एक पद्धति होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंगल ट्रांसफर वोट से चुनते हैं। ठीक है, और सरकार के वे सामान्य नीतियों पर संसद की संवीक्षा में सहायता करना, जैसे केवल लोकसभा में। ठीक है, और उसके बाद होती है संयुक्त संसदीय समितियाँ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये संयुक्त होती है, संख्या इसकी भिन्न भिन्न होती है, संख्या इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है जेपीसी की। ठीक है, और कौन चुनते हैं सदस्य? ये अध्यक्ष और सभापति चुनते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। लोक महत्व के मुद्दों या विषयों की जांच के लिए एक विशिष्ट कारण अवधि के लिए स्थापित अस्थायी जांच समितियां होती है। याचिका समिति क्या होती है? इसमें ये प्रवर समिति होती है और इसमें 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त समिति होती है जिसमें से 15 सदस्य नहीं होते, 15 और 10 कितने हो गए आपके? और 35 सदस्य होते हैं, सॉरी 25 होते हैं, 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। याचिका समिति कैसी? संयुक्त समिति है। ठीक है, और जो अध्यक्ष सभापति द्वारा निर्वाचित होते हैं सदस्य, और नामांकित और निर्वाचित। ठीक है, और विधेयकों, लंबित कार्यों या लोकहित से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करना है। क्या? जो विधेयक होते हैं या जो लंबित कार्य होते हैं लोकहित से संबंधित, उन याचिकाओं पर सुनवाई करना, ये होता है याचिका समिति। ठीक है, उसके बाद सरकारी आश्वासन समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। इसमें भी टोटल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं। और निर्वाचन एवं नामांकन एवं निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष से राज्यसभा सभापति द्वारा किया जाता है, और संसद के पटल पर मंत्रियों द्वारा। कि इसका काम क्या होता है? इनका काम होता है संसद के पटल पर मंत्रियों द्वारा किए गए जो आश्वासन होते हैं, वादे होते हैं, उनकी जांच करना और कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, उसके बाद अधीनस्थ विधान समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसमें 15 राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से, 30 सदस्य होते हैं, बराबर होते हैं। और निर्वाचन एवं नामांकन एवं निर्वाचन ये होता है अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा। और प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की समीक्षा करना। ओके, उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति में 15 लोकसभा से होते हैं और 11 राज्यसभा से होते हैं। टोटल आपके सदस्य हो गए, कितने हो गए? ठीक, 26 सदस्य हो गए टोटल। ठीक है, और नामांकन निर्वाचन सदस्यों का कौन करते हैं? अध्यक्ष एवं सभापति करते हैं। और सदन द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय आवंटित करना। ठीक है, अध्यक्ष सभापति इसके प्रमुख होते हैं। जो अध्यक्ष और सभापति होते हैं वो क्या होते हैं? इसके प्रमुख होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नियम समिति। नियम समिति 15 लोकसभा से होते हैं और 16 राज्यसभा से होते हैं। टोटल कितने सदस्य हो गए आपके? 31 सदस्य हो गए। ठीक है, इसमें नियम समिति में। और नामांकन एवं निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और सदन की प्रक्रिया के नियमों की जांच करना। इसका काम क्या होता है? सदन की जो प्रक्रिया के नियम है उनकी जांच करना, किसी भी संशोधन या जोड़ की सिफारिश करना। अध्यक्ष एवं सभापति इसके प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष एवं सभापति इसके प्रमुख होते हैं। उसके बाद गैर सरकारी सदस्यों, ये विधेयकों एक संकल्पों संबंधी समिति। इसमें यह आपके प्रभाव होती समिति, ये केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है और 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसकी जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो ही करता है इसका नामांकन और निर्वाचन। ठीक है, और सभी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं और जो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन होते हैं, उनकी जांच करना और समय आवंटित करना। उपाध्यक्ष इसके प्रमुख होते हैं। उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो इनके प्रमुख होते हैं। ठीक है, और उनका काम क्या है? जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं या प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशंस होते हैं वो रखते हैं, तो उनकी जांच करना। किसी ने कोई पैसे लेके विधेयक तो नहीं रखा है या कोई सवाल तो नहीं पूछा है, तो उनकी जांच करना। ठीक है, ये पड़ा गैर सरकारी सदस्य या विकल्प में संकल्पों संबंधित। ठीक है, हालांकि एक आर्थिक समिति होती है वो भी करती है। ठीक है, आचार समिति। ठीक है, उसके बाद विशेष अधिकार समिति, ये होती है इसके 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सभापति नामांकन निर्वाचन करते हैं। अधिकारों, विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों के उल्लंघन से संबंधित प्रश्नों पर सुनवाई करना। क्या? अधिकारों, जो विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस, और जो उन्मुक्तियां, जो छूट होती है, उनके उल्लंघन से संबंधित प्रश्नों की सुनवाई करती है। कौन? विशेष अधिकार समिति। ठीक है, कितने सदस्य? 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं। टोटल 25 सदस्य होते हैं। ठीक है, संयुक्त समिति है। एक विशेष अधिकार समिति कैसी है? संयुक्त समिति है। ठीक है, उसके बाद आचार समिति, एथिक्स, ये इसमें 15 और
15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। 10 कितने राज्यसभा से और 15 लोकसभा से होते हैं। अध्यक्ष एवं सभापति दोनों मिलकर सदस्यों का चुनाव कर निर्वाचन नामांकन एवं निर्वाचन करते हैं और सदस्यों की नैतिक और सदाचारी आचरण की देखरेख करना और संबंधित मामलों की जांच करना। ठीक है, किसी ने कोई पैसे देके सवाल पूछा है, भेद रखा है, तो ये उनकी जांच करते हैं। ठीक है, सामान्य प्रयोजन समिति प्रवर समिति है और उसकी जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, और नामांकन एवं निर्वाचन भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और सामान्यतः इसमें पीठासीन जो अधिकारी होते हैं वो और सभापति तालिका जो पैनल्स और दलों के जो नेता होते हैं वो शामिल होते हैं। प्रक्रियात्मक, कार्यात्मक और औपचारिक मुद्दा पर सलाह देती है। ये क्या करती है? प्रक्रियात्मक, कार्यात्मक और औपचारिक मुद्दों पर सलाह देती है समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। उसके बाद संसदीय समितियां देखते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, भारत में ध्यान रखना, भारत में समिति प्रणाली का उद्गम मॉन्टेग्यू समफोर्ड सुधारों के आगमन से माना जा सकता है। संसदीय समितियों से संबंधित नियमों के 3 सेट है। सामान्य नियम जो सभी समितियों पर लागू होते हैं, विशिष्ट नियम जो विशेष समितियों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, और आंतरिक नियम जो प्रत्येक संसदीय समिति के आंतरिक प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। आंतरिक नियम स्वयं समितियां द्वारा अध्यक्ष स्पीकर के अनुमोदन से बनाए जाते हैं। एक संसदीय समिति सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित की जाती है। नियमों के प्रावधानों के तहत संसद के किसी अधिनियम के अनुसरण में उदाहरण के लिए संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों पर संयुक्त समिति, न्यायाधीश जांच नियम पर संयुक्त समिति। ठीक है, उसके बाद सदन द्वारा अपनाए गए किसी प्रस्ताव, मोशंस या संकल्प, रिजोल्यूशन के माध्यम से, उदाहरण के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पर समिति 1946 और सदस्य के आचरण पर समिति, मुद्गल मामला 1951, अथवा अध्यक्ष को अंतर्निहित शक्तियों के तहत अंतिम श्रेणी के उदाहरण। ठीक है, और सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति, हाउस कमेटी, शिलालेख समिति, इनक्रिप्शंस कमेटी आदि, यह अध्यक्ष के निर्देश के तहत कार्य करती है और अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट सदन को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और इसके लिए सचिवालय द्वारा किया जाता है। प्रश्न ये है कि क्या कोई समिति इन सभी शर्तों को पूरा करती है, वह संसदीय समिति है या नहीं। इसे अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष को संदर्भित किया जाता है, जिनका निर्णय अंतिम होता है। संयुक्त समिति जो दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी होती है, या तो एक सदन द्वारा अपनाए गए या दूसरे सदन द्वारा सहमत प्रस्ताव पर, या दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के बीच संचार द्वारा या नियमों के तहत गठित की जाती है। ऐसी समिति तभी गठित की जा सकती है जब दोनों सदनों के बीच सहमति हो। यदि ऐसी कोई समिति नहीं होती है तो संयुक्त समिति का गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं, मतलब ऐसी समिति तभी गठित की जा सकती है जब दोनों सदनों के बीच सहमति हो। यदि ऐसी कोई सहमति नहीं होती है तो संयुक्त समिति का गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियां संयुक्त समितियां नहीं है। ध्यान रखना, लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियां ये संयुक्त समितियां नहीं है, वे मुख्य रूप से लोकसभा की समितियां हैं और इन समितियों का गठन लोकसभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव पर किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों को इन समितियों में लोकसभा द्वारा अपनाए गए और राज्यसभा द्वारा सहमत एक स्वतंत्र प्रस्ताव के उत्तर में नामित किया जाता है, जिसमें इन समितियों के साथ राज्यसभा के सदस्यों के जुड़ाव यानी एसोसिएशन का अनुरोध किया जाता है। भले ही राज्यसभा प्रस्ताव पर सहमत न हो या राज्यसभा के सदस्य समितियों के साथ न जुड़े, लेकिन समितियां कार्य करना जारी रखती है। ठीक है, मतलब उनका कोई महत्व है नहीं। और किसी समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का यथासंभव 1/3 होता है। कितना? 1/3। ठीक है, कोरम कितना होगा इन समितियों का? 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट करेंगे टू पीस प्रेजेंट, ये यूनिट 9 करेंगे, जिसमें लेजिस्लेचर एंड इलेक्टोरल पॉलिसी, इलेक्ट मेंबर्स एंड पार्टीज इलेक्शंस, DCI ECI ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, परिसीम डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब सी। तो ये आपका पूरा हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये यूनिट करेंगे 9 की। थैंक यू।